हेलो एवरीवन, वेलकम टू द YB एजुकेशन चैनल। ओके, मेरा नाम है सौरभ अलाम एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम दी IIT पटना। ओके, और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंप्लीट 11th एंड 12th, और इसी में आपका मेनली होगा MST CET। ओके, MST CET का पूरा सिलेबस, उसके क्वेश्चंस और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इस लेक्चर सीरीज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो सीरीज है, लेक्चर सीरीज कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए रहेंगी आपकी। ओके, और ये टोटली मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में टोटल आपके तीन पार्ट्स होंगे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा रहे हैं, जिससे सब लोग डरते हैं। एक्चुअली डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेसिक, मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्लस MST CET पूरा का पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, तो हम क्लास 11th का, ओके, तो क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये तीन चार ऐसे चैप्टर्स है जिनकी आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि आपने ये चैप्टर्स 11th में अभी भी स्टार्ट नहीं किए होंगे, लेकिन इसका कुछ कुछ जो हिस्सा है जो आपको ये समझने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए काम आएगा, वो मैं इसमें आपको पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको समझिएगा, आराम से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है आपका सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम पूरा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि 12th में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम इससे। देखिए, लाइफ। ओके, सीधा सीधा ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ से होता है। ओके, ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ से क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले, ओके, साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस। ओके, इस साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस। उसने एक थ्योरी दिया था। ठीक है, थ्योरी क्या दिया था कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक केमिकल्स पाए जाएंगे, वो प्लांट्स के और एनिमल्स के बॉडीज में पाए जाएंगे। ओके, उसको उसने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका मतलब ऐसे कुछ नेचुरल फोर्सेस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट्स के बॉडी के अंदर एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स बनाते हैं जो कि बाकी अदर, मतलब प्लांट्स की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी छोड़ के अदर कहीं पे भी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं पाए जाते। ठीक है, ये पहले ऐसा थ्योरी दिया था कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो आर्टिफिशियली हम लोग लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वोलर। ओके, इन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या था वो? NH4CNO, मतलब अमोनियम साइनेट। ओके, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था अमोनियम साइनेट, राइट। ओके, सो इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कुछ केमिकल रिएक्शंस किया, और इसकी वजह से हमको मिल गया यूरिया। हमको मतलब उनको मिल गया, ठीक है, उनको मिल गया यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। तो ये जो कंपाउंड मिला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला। बाद में टेस्टिंग वगैरह करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना सकते? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो प्रोसेस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का, वो लेबोरेटरी में हुआ। जनरली इस थ्योरी में क्या बोला गया था कि लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं प्रिपेयर करेंगे, वो नेचुरल फोर्सेस के तरीके प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वोलर साइंटिस्ट ने NH4CNO मतलब अमोनियम साइनेट से, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है यहाँ पर। ओके, सो ये यूरिया है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद फिर आया कोल्बे। ठीक है, उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया, जिसको अपन विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ओके, CH3COOH ये प्रिपेयर किया कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर हुआ है भाई साहब। ठीक है, इसका मतलब इसको भी कहीं ना कहीं तो लैब में प्रिपेयर किया होगा, लेबोरेटरीज में ही ये प्रिपेयर हुआ है। तो इसका मतलब क्या इसको कहीं प्लांट के या एनिमल के बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। इसको ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर किया गया है, ऑर्गेनिक मटेरियल। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद साइंटिस्ट आया हमारे पास बर्थ लॉट। ओके, बर्थ लॉट ने क्या क्या किया
कि उसने बनाया है मीथेन। ओके, ये पहला उसका कंपाउंड था मीथेन, और मीथेन हमको पता है कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बनता है, राइट। ये मीथेन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम जो बना था वो लैब में बनाया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मेन है वो हिस्सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा आगे डेफिनेशन जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देखिए, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड दैट मेनली कंटेन्स, क्या होगा इसमें, कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन होता है, एंड उसके साथ ही क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, उसके साथ ही हाइड्रोजन भी होना चाहिए। So many organic compound also contain ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी होने चाहिए। मतलब सबसे मेन जो है वो तो कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या तो फॉस्फोरस भी हो सकता है। ये सारे इसमें कंटेन हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हम लोग फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे कि शुगर है, राइट। आपको फॉर्मूला पता होगा C12H22O11, आपको 10th में था ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड लिखा है ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली। इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है होगा, फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये सारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आप देख सकते हो मीथेन, ये क्या है, CH4, दिस इज आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन की वजह से ही बहुत सारे मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, हम जो खाते हैं, ओके, वो भी ऑर्गेनिक ही है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर किए गए हैं। उसके बाद हमारे जो बॉडी में पूरे के पूरे केमिकल सब्सटेंसेस है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। ओके, प्रिपेयर किए गए ने एक्चुअली नेचुरली हमारे अंदर वो चीज है, ठीक है। सो कार्बन के बारे में हम लोग सबसे मेनली पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन जो एलिमेंट होगा वो आपका कार्बन होगा, ठीक है। सो कार्बन के बारे में देखिए, इट इज अ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जो कार्बन का जो नेचर है वो थोड़ा सा वर्सटाइल नेचर है। वर्सटाइल मीन्स ये सबके साथ दोस्ती रखता है, सारे के सारे एलिमेंट के साथ दोस्ती रखता है, ऐसा इसका नेचर है कार्बन, ठीक है। सो ये कार्बन जो है ना वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता ही क्यों है एक्चुअली। तो इसके आपके 10th क्लास में भी रीजन दिए गए थे, वही अपन यहाँ पे थोड़े बहुत रिपीट करेंगे कि एक्चुअली कार्बन हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात देखिए आप, ओके, तो सबसे पहली बात कि कार्बन जो है ना वो होता है टेट्रा वैलेंसी। ओके, ये सुना होगा आप लोगों ने, टेट्रा वैलेंसी। मतलब क्या कि कार्बन जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे तो लिखते हैं 2,4 आपके 10th के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं यही आपके होते हैं, यही आपकी होती है वैलेंसी। इसका मतलब जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, दैट मीन्स टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। 4 वैलेंसी है। ओके सॉरी, ओके, 4 वैलेंसी है, दैट मीन्स 4 लोगों के साथ वो 4 बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, ये हो गया उसका। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा इसका है दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन। ओके, ये प्रॉपर्टी कार्बन का शो करता है कैटिनेशन। ये एक ही ऐसा एलिमेंट है, या इसके अलावा और एक है सल्फर वगैरह, ये जो एलिमेंट है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या, देखिए, कैटिनेशन मतलब इट इज अ सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग, इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो कार्बन है ना वो खुद के साथ ही ऐसे लिंक करता जाता है, मतलब जुड़ता जाता है।
तो इसकी वजह से इसके बहुत बड़े 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 मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन ऐसा अगर खुद के साथ ही रिपीटेडली जुड़ता जाए तो सेल्फ लिंक करते जा रहा है, तो ये स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकता है, राइट। ओके, इसका ब्रांच भी बना सकते हैं अपन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे और कार्बन जोड़ दो, यहाँ पे और कार्बन जोड़ दो, तो ये पूरा ब्रांच बनते जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट बोलेंगे और इसको अपन बोलेंगे ब्रांच चेन, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन ब्रांच चेन। और उसके बाद तीसरा जो ये बनाता है, ये साइक्लिक भी बना सकता है, ठीक है। मतलब ये अभी क्लोज हो गया, देख सकते हो 3 कार्बन है, ऐसा पूरा क्लोज है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है खुद से जुड़ते जाने की, उसको अपन बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटिनेशन अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो तीसरा जो इसका मेन प्रॉपर्टी होता है, थर्ड वाला, ठीक है, उसको आप बोलते हो थर्ड वाला प्रॉपर्टी, ओके, ये होता है आपका आइसोमरिज्म। ओके, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। आइसो का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम सेम। तो क्या सेम, अब देखो मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले इसकी, बाद में समझाऊंगा। देखिए, इट हैव सेम सेम molecular formula molecular formula but different structure and different chemical property, different structure, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एंड डिफरेंट क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। ओके, सो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हो या केमिकल फॉर्मूला, वो सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए लिखते हो, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो अपन लोग लिखेंगे C4। और हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 3 आपका हो गया 9, ठीक है, 9 हो गया, 3 3 6 7 8 9 10, ओके, तो हाइड्रोजन हो गया आपका 10, ठीक है। तो जो ये जनरल फॉर्मूला बन के आया ये C4H10 है, ओके। मैं इसी का स्ट्रक्चर दूसरा बना सकता हूँ, ठीक है, सेम इसमें, तो कैसे बनाएगा, देखिए CH3 CH CH3, ओके, और यहाँ पे भी अपन लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 4 है, C4, ओके, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 10। देखिए इसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला या इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये और ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ब्रांच है और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। तो जो कार्बन है ना वो आइसोमरिज्म की भी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये अब देखो, ये टेट्रावैलेंसी है पहली बात, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और उसके बाद ये आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। इसका मतलब कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ओके। तो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन के, तो सबसे छोटा जो कंपाउंड होता है वो आपको पता होगा क्या होता है, अगर सिंगल कार्बन है, राइट, सिंगल कार्बन, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब उसको 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से देखिए 1 2 3 और ये 4, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं CH4। तो ये सबसे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपने और एक कार्बन ला दिया इधर C2, एक कार्बन था यहाँ पे 2 कर दिए, तो इसको हाइड्रोजन कितने कनेक्ट होंगे, आप देखो अभी 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे ही हो गया, बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी समझिए आप लोग, ठीक है। तो अभी कितने बचे, इसके पास 3 बचे, तो 1 2 और ये 3, ये 3 किस में जाएंगे, ये 3 जाएंगे भाई साहब हाइड्रोजन के पास, ओके। और वापस में यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे भी 3 बचे हैं, तो ये भी जाएंगे आपके हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला क्या बन रहा है, C2
और H ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C2 और H अगर आप गिनोगे तो ये 3 और उस साइड के 3, तो टोटल मिलके हो जाएंगे आपके 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो CH4 और C2H6 अगर 2 है तो ठीक है। अगर मान लेते हैं C3H कितना होगा बताइए आप। अगर कार्बन 3 कर दिए तो ये क्या होगा, तो मान लेते हैं इसमें एक कार्बन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे और एक कार्बन जोड़ देंगे, हो गया 3 कार्बन हो गए, देख लीजिए, ठीक है। ये भी अपना वैलेंसी 4 बराबर है, इसका भी 4 वैलेंसी बराबर है। अब उसके पास कितना बचा है, 3 वैलेंसी बचा है, राइट। तो 3 हाइड्रोजन इसमें भी हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है हमारे पास, C3 और H कितने टोटल, 3 3 6 और ये 2 8, C3H, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नीचे तक जाएंगे, एकदम 10 तक जाएंगे और उसके नाम भी लिखेंगे। देखिए C3H हो गया, मैं अभी लिखूंगा C4। अब आप देखिए कि 4 से 6 में गया, मतलब 2 का डिफरेंस है बराबर, और इसमें 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 1 का, और 4 6 से 8 देखिए 2 का डिफरेंस है। तो 3 से 4 आया तो हाइड्रोजन 8 से कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C5H कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। C6 करिए, H कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। C7 कर दीजिए, H 16 हो जाएगा। C8 कर दीजिए, H कितना हो जाएगा अपने पास, 18 हो जाएगा। C9 कर दीजिए, H अपना 20 हो जाएगा। और C10 कर दीजिए, H अपना हो जाएगा 22। तो ये 10 तक के कार्बन के आपके कंपाउंड्स हो गए। तो इनके अभी नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन, तो आप अब उसको लिखोगे मीथेन। ये कौन सा कंपाउंड है कार्बन का, मीथेन है, ठीक है। अगर आपके पास दो दो कार्बन है तो उसको आप लिखते हो इथेन, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे इथेन। ये होता है आपका प्रोपेन, 3 है तो प्रोपेन, ठीक है। 4 है तो ब्यूटेन, तो हम 4 है तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूटेन। अगर हमारे पास 5 है तो इसके लिए लिखेंगे अपन पेंटेन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, पेंटेन लिखेंगे। अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे अपन लोग हेक्सेन, ओके, हेक्सेन होता है ये। और अगर हमारे पास 7 है तो उसके लिए लिखते हैं अपन हेप्टेन, ओके, ये हेप्टेन है अपना। उसके बाद अगर अपने पास 8 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे अपन ऑक्टेन, ओके। उसके बाद अपने पास अगर 9 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं अपन डीकेन, ओके, सॉरी डीकेन है, नोनेन, ओके, नोनेन लिखेंगे। अगर अपने पास 10 है तो उसके लिए लिखेंगे अपन डीकेन, तो डीकेन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, ये टोटल आपके पास 10 कार्बन तक का सीरीज आपके पास आ गया, ठीक है, ओके। सो आपको ये छोटे छोटे कंपाउंड्स तो आपको पता ही चल ही गए, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि एक्चुअल में CH4 बना कैसे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CH4 में बॉन्डिंग हो गई है ना, आप देख सकते हो, मैं दूसरा स्लाइड में जा रहा हूँ, देखिए आप, ओके, कि CH4, ठीक है, CH4 ये ऐसे होता है। तो एक्चुअली में ये फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कार्बन होता है, 4 वैलेंसी होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देंगे, राइट। हाइड्रोजन यहाँ से आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये हाइड्रोजन अपना इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ऐसे आपने किया होगा 10th में। ये हाइड्रोजन अपना इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ये इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, और ये इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, बराबर है। हाइड्रोजन को चाहिए रहते 2 इलेक्ट्रॉन, खुद का 1 है और इसका 1 ले लिया, एक बॉन्ड बना दिया, बराबर। इसका भी सेम प्रोसीजर, इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो ऐसे ये CH4 बनता है। इसको जनरली आपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से सुना होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड का नाम होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपने 10 तक सुना होगा इसको, ठीक है। लेकिन अभी अपने को ऐसे नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है। सो हम लोग हेडिंग लगाएंगे फिर, ओके, हेडिंग क्या लगाएंगे, formation of bonding, okay, formation of bonding in carbon compounds, formation of bonding in carbon compounds, ठीक है, ओके। इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, लेकिन एक तो चीज समझ में आए कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो जनरली कोवैलेंट होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें, कोवैलेंट, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। अब देख सकते हो कि कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा कैसे, देखिए थोड़ा सा, ओके।
तो सबसे ओके, तो सबसे पहले कार्बन है, ठीक है। हम किसके लिए दिख रहे हैं? CH4 के लिए। बॉन्डिंग होता कैसे इसमें एक्चुअली में, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। सो कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कैसे लिखते हो? एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन कितने? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। न्यूट्रॉन कितने? 6 ही है, बराबर है। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 6 है इसके पास। तो तुम लोग 10th में ऐसे लिखते थे, देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में ओके, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ऐसे इसको जनरली लिखते थे, ठीक है। लेकिन आपको 11th में ऐसा नहीं लिखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? देखो इसका 1s2 2s2 और ये 2p2। ये 11th में आपको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है, ठीक है। तो आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि SS क्या है, ये 2 क्या है, ये ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो मैं अभी अगले स्लाइड में ये पूरा समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है, या सारे एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि एटम जो होता है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है, बराबर। ओके, स्फेरिकल होता है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। उसमें होता है फिर पहला शेल, इसको दूसरा मान लो। इस फिर होता है तीसरा शेल, ठीक है, और फिर होता है हमारे पास चौथा शेल, ठीक है। ये 10th तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, एटम के स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। सो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये जो शेल होता है पहला, उसका नाम होता है के। दूसरा जो शेल होता है उसका नाम होता है एल। तीसरा होता है उसका नाम होता है एम। और चौथा होता है उसका नाम होता है एन। ओके, तो शेल का नाम क्या हो गया? के एल एम एन। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। देखिए, अब इनमें अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है, फिर इससे इसकी थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, और फिर थोड़ी कम होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे? तो इलेक्ट्रॉन को आपको सबसे पहले न्यूक्लियस से भरते जाना है बाहर बाहर तक, ठीक है। पहले इधर जाएगा के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। आपको पता होगा थोड़ा सा पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते। ओके, देखिए अभी हमारे पास शेल्स है। क्या है शेल? के एल एम और एन, ये शेल्स है हमारे पास, राइट। के मतलब पहला शेल है जो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब है। एल मतलब दूसरा शेल है। एम मतलब तीसरा शेल है। और एन मतलब चौथा शेल है। इसको अपन नंबर ऑफ शेल मतलब एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी जाके बोलेंगे आगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता होगा, एक रूल होता है 2n² से, कि पहले शेल में जो के होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरा शेल होता है एल, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 8। तीसरा होता है एम, उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 18। और चौथा होता है एन, उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके आई थिंक 32 आएंगे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में होते हैं। आपको इतना ही पता है कि एक क्या होता है, एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सब शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब इसमें 2, इसमें 8, इसमें 16, कितना है, सॉरी 18, ओके, और इसमें 32 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इतना ही आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखिए, ये जो के शेल है ना, ये मेन शेल है। ये क्या है? मेन शेल, ओके। इसके अंदर भी सब शेल होते हैं। तो इसके अंदर अभी सब शेल क्या होंगे, देखिए थोड़ा सा। ओके, ये मेन शेल है, उसके अंदर जो पहला सब शेल होता है वो एस होता है, ठीक है। तो पहला जो के शेल है उसके अंदर जो सब शेल होगा उसका नाम रहेगा एस, ओके। जो दूसरा शेल है उसका नाम है एल, उसके अंदर जो सब शेल होगा उसका नाम होगा एस, और उसका अंदर और एक होगा जिसका नाम होगा पी। तो एल में 2 सब शेल है, एस और पी, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए थोड़ा। एम में फिर 3 सब शेल है, कौन से? एस तो है ही, साथ में पी भी है, और वापस से डी भी है, ठीक है। तो इसमें क्या सब शेल है? एस है, पी है और डी है। उसके बाद आप इधर आइए, ओके, एन में फिर इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, और लास्ट में एफ आता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक वगैरह होता है, ठीक है। तो एस एस पी, एस पी डी और एस पी डी एफ, ये सब शेल होता है। अब इसको कैसे समझोगे, थोड़ा समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये टोटल जो है ना, ये एटम है,
ओके, एटम मतलब ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। ओके, देखिए बिल्डिंग में फ्लोर्स होंगे, राइट। तो ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर और ये चौथा फ्लोर, राइट। अब फ्लोर से मेरा मतलब है मेन जो जगह होती है फ्लोर, वो है अपना के। तो के नीचे है अपना न्यूक्लियस के पास, फिर उसके बाद एल है, फिर उसके बाद एम है, उसके बाद एन। के एल एम एन मेन शेल है, मतलब ये मेन फ्लोर है। अब फ्लोर है तो फ्लोर के अंदर क्या होता है, रूम्स भी तो होती है ना। फ्लोर के अंदर रूम्स होगा, तो रूम क्या है, तो के जो मेन शेल है ना उसके अंदर में एस नाम की रूम है, ठीक है। जो तुम्हारा एल जो शब्द मेन शेल है ना उसके अंदर एस तो रूम है ही, लेकिन उसके साथ पी भी है। एम में वैसी एस भी है, पी भी है और डी भी है, और एन में वैसी एस भी है, पी भी है, डी भी है और साथ में एफ भी है, समझे। तो ये मेन हो गया शेल, मेन शेल मतलब अपना फ्लोर हो गया, उसके अंदर रूम्स है, रूम मतलब सब शेल हो गया, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि जो के मेन शेल होता है उसके अंदर सब शेल एस होता है, जो एल मेन शेल होता है उसके अंदर सब शेल एस और पी होता है, जो एम मेन शेल होता है उसके अंदर सब शेल एस, सब शेल बी और सब शेल डी होता है, जो आपका मेन शेल एन होता है उसके अंदर सब शेल एस, सब शेल पी और सब शेल डी और सब शेल एफ भी होता है, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा के में कितना इलेक्ट्रॉन है, के जो मेन शेल है इसको अपन ऑर्बिट बोलेंगे या एस ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो के जो मेन शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में कितने होने चाहिए उस हिसाब से, तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 आप अपन ऊपर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए एल में कितने हैं 8, तो 2 तो हमको पता है एस में 2 ही होते हैं, तो एस में 2 होते हैं, तो अब बचे कितने, पी में कितने होने चाहिए, यहाँ से 2 हटा दो 6 बचेंगे, तो पी में अपने बनेंगे 6, समझे। तो एस जो सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। एस में 2, पी में 6। अब यहाँ पे देखो एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए, तो 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये तीनों में रहते हैं। तो एस में कितने रहते हैं आपने देखा है 2 रहते हैं, पी में कितना रहते हैं 6 रहते हैं, डी में कितना जाएगा 2 6 कितना हो गया 8, 8 हो गया, और यहाँ पे 10 होगा, मतलब कितना हो गया टोटल 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद एन में कितने होते हैं टोटल 32 होते हैं, तो इसमें कैसे लिखोगे आप 2 6, आप सीख गए होंगे आप, डी में 10। अब ये कितना हो गया टोटल 16 2 18, सॉरी 16 2 18, और इसमें अभी 14 बाकी है, ठीक है 14 होंगे इसमें, आप गिन लीजिए टोटल आपको 32 हो जाएंगे। ओके, सो एस में 2, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि जो एस सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो पी सबशेल होता है उसके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो फिर एस पी डी होता है उसमें मैक्सिमम 10 जाएंगे, और जो एफ होता है उसमें मैक्सिमम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जनरली ये के एल एम में नहीं रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो सबशेल में रहते हैं, और सबशेल क्या होता है एस पी डी एफ, ये अपने सबशेल्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स सबशेल्स में रहते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि एक्चुअली सबशेल होता कैसा है, उसका कोई शेप भी तो होता होगा, राइट। तो इसका शेप भी होता है, देखिए अगर एस सबशेल है तो वो हमेशा आपका स्फेरिकल होगा, और यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, और वो स्फेरिकल शेप का होता है। जो आपका पी सबशेल है ना, ओके, वो पी सबशेल वो आपका डम्बेल शेप का हो सकता है, ये देख रहे हो डम्बेल, ये भी डम्बेल है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बाद में बताऊंगा कैसे लिखना है, ये डम्बेल शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद जो डी सबशेल होता है आपका, वो डबल डम्बेल होता है, मतलब आपको ऐसे प्लस बनाना है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे ऐसे बनाना है और एक वाई एक्सिस पे ऐसे बनाना है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा ये सब शेप्स है, किसके सब शेप्स है, ये जो अपन लिख रहे हैं सब शेल्स या सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सब एटॉमिक ऑर्बिटल उनके ये क्या है सब शेप्स है, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को आप भरोगे कैसे, मेन वो है कि कोई भी एलिमेंट ले लिया उसका एटम है, राइट, ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, तो सबसे पहले न्यूक्लियस से भरते आते, देखिए जैसे जैसे के एल एम एन नीचे नीचे जाओगे एनर्जी बढ़ता जाता है, राइट, एनर्जी क्या होता है इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, बाहर बाहर जाओगे तो सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाले इसमें भरते, तो हम सबसे पहले एस ऑर्बिटल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ये एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन,
P में 6, D में 10 और F में टोटल 14। तो इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें भरते जाएंगे, ठीक है। तो बारी बारी कैसे भरना है, हमको न्यूक्लियस के पास से लेके एकदम लास्ट शेल तक जाना है, ठीक है। तो ऐसे अपने को इलेक्ट्रॉन्स भरने रहते हैं, ठीक है। तो इसको अभी भरने का तरीका क्या होता है, देखिए थोड़ा सा हम लोग लिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कैसे भरेंगे तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हम लोग सीखते अफबाऊ, हम लोग क्या सीखते हैं, अफबाऊ प्रिंसिपल, ठीक है, अफबाऊ प्रिंसिपल। अभी इसको कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग। दो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कौन से शेल में जा रहा है, के शेल में, उसका सब शेल क्या है, एस, राइट, ओके। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये फर्स्ट शेल है तो 1s लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1s, ठीक है। इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ पे जाता है, यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा ना, 2s में जाएगा। ये 1s तो ये 2 शेल है ना, सेकेंड शेल, तो 2s में जाएगा। तो 1s के नीचे क्या है, 2s, समझे। फिर उसके बाद फिर किस में आएगा, 2p में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, 2p लिखेंगे, ठीक है। 2s हो गया, फिर 2p। उसके बाद किस में जाएगा वो देखिए आप लोग, ये s में जाएगा। इसके बाद इसमें आएगा तो इसको अपन 3s लिखेंगे, राइट। तो ये 3s में आएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग को समझ गया होगा कि ये सीरीज लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देखो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है, 6s, और ये आपका 7s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2p है। उसके बाद देखिए आप, 2p यहाँ पे था, ये 3p हो जाएगा, ये 4p। तो कैसे लिखेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक समझिए। ऊपर से एक जगह खाली छोड़ दो, नीचे से एक जगह खाली छोड़ दो। p के बाद क्या आता है, d आता है। तो d कहाँ से चालू होगा, 2p। देखिए s हमेशा 1 से चालू होगा, p हमेशा 2 से चालू होगा, तो d हमेशा 3 से चालू होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो d कहाँ से चालू हुआ है। d जो है ना वो थर्ड शेल में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, थर्ड शेल में आ रहा है। तो d हमेशा थर्ड से चालू होगा, 3d, ओके। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 3d के बाद 4d लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। और 5d भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद f ही बचा है अपना। तो f कौन सा है अपना, ये वाला। तो कहाँ पे आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर लिखोगे आप 4 वाले इसमें 4f, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं अपन लोग। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1s में जाएगा, गया। फिर कहाँ पे जाएगा, 2s में। तो हमको इससे बीच के रास्ते से ऐसे जाना है, 2s में गया। फिर कहाँ पे जाएगा, देखिए 1s में, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ओके। देखिए 1s से इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 2p में जाएगा, राइट, ओके। देखिए 1s, फिर 2s, फिर 2p कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो वापस से इसमें जाना है 2p में, फिर 3s में, फिर वापस जाना है 3p में, फिर 4s में, फिर वापस से 3d, 4p, 5s, फिर वापस से 4d, 5p, 6s, और फिर वापस से 4f, 5d, 6p, 7s। यह ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज है जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा पूरा पाथ मतलब रास्ता बनाया। तो एक्चुअल में इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 1s सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, 1s के अंदर। देखिए 1s लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, ये चेक कीजिए, ये रास्ता है, देखिए ऐसे चेक कीजिए, चेक कीजिए। 1s से फिर कहाँ पे आया, 2s में। तो 1s के बाद क्या लिखेंगे अपन लोग, 2s लिखेंगे। फिर 2s के बाद क्या आया, 2p आया। तो इसको यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2p लिखोगे, ठीक है। 2p से कहाँ पे आया, 3s पे आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 3s लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 3s से कहाँ पे आया, 3p में आया, चेक कीजिए, चेक कीजिए, 3p में आया। 3p के बाद कहाँ पे आया, 4s में आया। 4s के बाद कहाँ पे आ रहा है, 4s के बाद 3d में आ रहा है, राइट। 3d के बाद कहाँ पे आ रहा है, 4p में आ रहा है। तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 4p में आ रहा है। 4p के बाद कहाँ पे जा रहा है, 5s पे जा रहा है, राइट। तो ये 5s हो गया आपका, 5s, ठीक है, 5s, ओके। उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4d में आ रहा है, ओके। 5s के बाद अपना 4d पे आ रहा है। 4d के बाद देखिए 5p और 6s पे आ रहा है, ओके। 5p और 6s में आ रहा है, ठीक है। 6s के बाद आप चेक कीजिए, 4f में आ रहा है, 4f के बाद 5d में, ओके। 4f और उसके बाद 5d में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 6p में और उसके बाद 7s में। इसके बाद 6p में और उसके बाद 7s में। अब चेक कीजिए थोड़ा एक, ठीक है। ऐसे अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। अब देखिए, अगर मैंने आपको बोला कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अपने को पता है, राइट। तो कैसे लिखोगे,
तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है पहले ऑर्बिट से। तो पहला ऑर्बिट क्या है अपना, एस ऑर्बिट है, ठीक है। ओके, तो कैसे लिखोगे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, राइट। इस एस में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, कितने हो गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर के हो गए हमारे। अभी कितने बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी की जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये चले जाएंगे, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये जितना लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा कार्बन का, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। समझ में आया अभी कैसे लिखना है। अब देखिए आपको, अब मैंने पूछा आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कैसे लिखोगे 11, पहले में 2 जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 6 जाते हैं। अब मैक्सिमम कितने जाएंगे, 6, कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 हो गए। अब कितना बचा, 1। तो एस में 2 जा सकते हैं, लेकिन अपने पास 1 ही डालना है इसमें, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो किसका हो जाता है, सोडियम का हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन कैल्शियम का लिखने जाए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। तो कैसे लिखोगे, 2 4 6, इसमें कितने जाते हैं मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम जाते हैं आपके 2 जाएंगे, ठीक है। पी में आपके मैक्सिमम 6 जाएंगे, ठीक है, चेक कीजिए, 2 4 6 10 12 और 6 18, और एस में फिर 2 चले गए। तो यहाँ तक क्या हो गया फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैल्शियम हो गया। तो ऐसे हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ थी वो मुझे पढ़ानी चाहिए थी कहाँ पे, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर में, लेकिन मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पे आपको ये समझ में आनी चाहिए चीज़, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये आपको याद नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, देखिए, स्कूल स्कूल, देखिए, स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कीजिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसके बाद देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद लिखिए फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया इतना लिख के, ये आपको याद रहना चाहिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग कैसे लिखोगे, अभी अभी नंबरिंग करना है, तो एस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 लिखिए, इस एस को 2 लिखिए, इस एस को 3 लिखिए, इस एस को 4 लिखिए, इसको 4, ये 5 हो गया, फिर उसके बाद ये 6 हो गया, फिर उसके बाद ये 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए पी कहाँ से चालू होगा, पी हमेशा हमारा 2 से चालू होता है, आप चेक कीजिए यहाँ पे पी कहाँ से चालू हुआ, 2 से चालू हुआ। इसमें 2 लिखिए, इसमें 3 लिखिए, इसमें 4 लिखिए, इसमें 5 लिखिए, इसमें 6, देखो 2p, 2p के बाद कौन आएगा, 3p, 3p के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5p आएगा, 5p के बाद 6p आएगा। वैसे हमारा डी कहाँ से चालू हो रहा है, चेक कीजिए अभी, डी हमारा जो चालू हो रहा है वो 3d से चालू हो रहा है, बराबर है, थर्ड में जाएगा डी वाला। तो डी वाला आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 3d, उसके बाद ये 4d, और इसके बाद ये 5d। अब f बचा, f तो हमारा 4 से चालू हो रहा है, एकदम लास्ट में दिख रहा है वाला, तो f यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 4f हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, कैसे पढ़ा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो आपको एस ऑर्बिटल का शेप भी पता चल गया, पी ऑर्बिटल का भी डम्बल शेप होता है, डी का डबल डम्बल शेप होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको मुझे लगता है अच्छे से लिखना आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इतना काफ़ी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आते हैं मेन, हमारी चर्चा क्या चल रही थी कि एक्चुअली में, ओके, एक्चुअली में CH4 जो बना वो बना ही कैसे, बराबर है, CH4 बना कैसे एक्चुअली में। तो CH4 आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे होते हैं, बराबर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे होते हैं CH4 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हम बॉन्डिंग चेक कर रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, तो हमको पता है ना, बॉन्डिंग जो होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब इसमें सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो कैसे होगा, इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग, ठीक है। लेकिन कब, व्हेन, लेकिन कब, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स
ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का, टू एलिमेंट्स ओवरलैप, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग। इसका मतलब देखिए, अब आप लोग धीरे धीरे उसका मतलब भी समझेंगे आप लोग, इसको सोचिए, देखिए थोड़ा देखो। सो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, अब वो नहीं लिखना है अपने को 2,4 वगैरह, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखिए अभी लिखा था 1s2, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद 2s2, ओके, और उसके बाद 2p, और इसमें भी 2 आएंगे, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो, पिछले वाले स्लाइड में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखिए, आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो पहले इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस s में 2, और इस s p में तो 2 जाएंगे, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। इसको लिखते कैसे, थोड़ा सा इधर आइए, देखिए एस ऑर्बिटल है ना, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 जाते हैं, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डब्बे में, ठीक है। एक डब्बे में मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट स्पिन का रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सीधा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा, ठीक है। पूरा मुंह मतलब एक सीधे मुंह बैठा है तो दूसरा उल्टे मुंह बैठा होगा, तो अपोजिट स्पिन अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पी जो है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने डब्बे लगेंगे अपने पास, बॉक्सेस देखिए 3 लगेंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले तुमको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, ठीक है। उसके बाद 3, 1 2 3, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोग पी एटॉमिक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने होंगे हमारे पास, 10 होते हैं, तो 10 मतलब कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 10 मतलब 5 डब्बे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ होता है, एफ में कितने जाएंगे 14, तो 14 मतलब इसके लिए भी अपने को टोटल 7 डब्बे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरते जाइए और गिनते जाइए, टोटल 14 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग सब शेल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको आपको ना अपने को आगे काम आने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको काटने जा रहा हूँ थोड़ा सा, ओके। अब देखिए ये बनेगा कैसे एक्चुअली में CH4, ठीक है, ओके। छोटी सी स्टोरी है, अच्छे से बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है आपको। इससे अपन एक और कंसेप्ट सीखेंगे जिसको अपन लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सॉरी, गलती से थोड़ा सा वर्ड प्रॉपर नहीं निकला, ओके। तो ये जो लेक्चर शूट हो रहा है वो रात के लगभग 12:30 बजे शूट हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सो हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपका यूज होने वाला है, देखिए। सो आपने सुना होगा के शेल होता है पहला, जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, दूसरा वाला होता है एल, तीसरा वाला होता है एम, और चौथा वाला होता है एन, ठीक है। लेकिन इसमें कितने शेल काम आ रहा है आपको पता है, देखिए के में एस ऑर्बिटल रहता है, पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था, के में एस रहता है, और एल में एस और पी दोनों रहते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों किसी काम के नहीं है, बराबर, ओके। सो एल में एस ऑर्बिटल भी है, पी ऑर्बिटल भी है, और ये जो एस है ना वो के में छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका सब ऑर्बिटल है। अब देखिए जो S और P है ना, इन टोटल अगर दोनों की बात करें तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये कौन सा कंपाउंड है, मतलब सॉरी कौन सा एलिमेंट है, ये कार्बन का एलिमेंट है। कार्बन क्या करता है ना, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, राइट। 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये जो लास्ट शेल के सब ऑर्बिटल में जो 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर शेयर होंगे, बराबर। तो क्या अंदर के जो के शेल के जो एस सब शेल है उसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहाँ पे करेंगे फिर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो हमारे जो 2s, कौन से 2s और 2p, इनको अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट, इनको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने अपने पास, 4 है, ठीक है। तो अभी इनका ही आगे काम है, ठीक है। तो इनको एक्चुअली में लिखेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा, ओके। इनको कैसे लिखते हैं,
पहले आपको एक डब्बा बनाना है, सिंगल डब्बा मैंने क्यों बनाया होगा समझ में आया होगा। एस ऑर्बिटल है, सिंगल डब्बा रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक और ये 2 ऐसे भरिए। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 2s का ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद p ऑर्बिटल दिख रहा होगा आपको, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। p ऑर्बिटल, कितने डब्बे होते हैं इसमें p में, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं, लेकिन अभी 2 है। लेकिन डब्बे कितने बनाने हैं आपको, इसके बॉक्सेस 3 बनाने हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ना, तो पहले में एक भरिए और दूसरे में एक भरिए, समझे, ठीक है। अभी देखिए ये 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, किसके, p के हैं। 2p का एक, 2p का दूसरा, 2p का तीसरा। तो ये 2px बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 2py बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 2pz बोलते हैं। xyz बाद में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल में, ठीक है। ओके, इसको अपन लोग बोलेंगे फिलहाल के लिए ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जीएस का मतलब हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s का ऑर्बिटल है। p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p में 3 डब्बे बनते हैं क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉक्सेस, क्योंकि एक में 2 रहते हैं, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, एक और एक, ठीक है। इसको अपन पेयर्ड बोलते हैं और इसको सिंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि कार्बन को जो है ना वो बॉन्डिंग करनी है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो बॉन्डिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन ने अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, बराबर है। मतलब एक बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल के बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बॉन्डिंग होगा कैसे एक्चुअल में, देखिए। तो अभी कार्बन के पास कितने बॉन्डिंग बनाना है, टोटल अपने को 4 बनाना है, ठीक है। 4 मतलब बॉन्ड बनाना है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 जगह खाली चाहिए, राइट। मतलब इसके पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, हाइड्रोजन का इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करता है कि इसको 4 जगह खाली करके देनी है कि 4 लोग आए। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से यहाँ पे जंप करता है, ठीक है। तो ये इसको अपन लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे जाएगा, देखिए, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही था, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे चला गया, ये सीधा लिखना पड़ता है, इसको सिंगल लिख रहे हो तो सीधा लिखो, ठीक है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर। अभी एफ में कितना है, एफ में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और ये क्या है, ये तो पी एक्स था, ये 2s है एक्चुअल में, ये पी एक्स है, 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हाइड्रोजन का भी कहानी सुनते हैं, ठीक है। यहाँ तक रहने दीजिए इसको, हाइड्रोजन का देखिए अभी। ओके, सो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s1, ऐसे ही होगा ना, 1s1, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो देगा कौन, कार्बन देगा, राइट। और एस ऑर्बिटल जो होता है वो कौन से शेप का होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है। और पी कैसे होता है, वो डम्बल शेप का। अभी इसमें काम आएगा, क्या काम आएगा बताता हूँ, देखिए। अपने पास कितने हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन, बराबर, 4 हाइड्रोजन। और चारों हाइड्रोजन के पास 1s1 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 ऐसे ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इनकी जो ये देख रहे हो आप लोग, ये ऑर्बिटल्स है, ये किसके ऑर्बिटल्स है, कार्बन के। इनकी अभी क्या होती है, इनकी अभी होती है मिक्सिंग, ओके। इनको बनानी है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इसलिए ये 2s का और 2p का, 2s का एक और 2p के 3, देख रहे हो, 2s का एक और 2p के 3, ये सब सब लोग मिक्स मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और उसी को अपन बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये मिक्स कैसे होंगे, देखिए अभी, ये टोटल डब्बे कितने थे, ये एक सेपरेट है, 3 अलग है, तो ये टोटल मिक्स होके कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे ना, देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये जो बन गया है ना, देखिए एफ की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, पी की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इनको मिक्स होना है इसलिए पूरे के पूरे सेम एनर्जी के बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना है, एफ का एक और पी के कितने बने, 3, एफ का एक और पी के ऑर्बिटल्स कितने, 3।
sp3, तो इसको अपन बोलते, इसको बोलते डीजनरेटेड, 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 ठीक है, हाइब्रिड, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स हो गए ना तो इसलिए अपन इसको हाइब्रिड नाम दे देते, ठीक है, डीजनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, और इनकी सबकी एनर्जी होती है ना वो सेम हो जाती है मिक्स होने के बाद, पहले नहीं रहती लेकिन मिक्स होने के बाद सेम हो जाती है। अब ये मिक्सिंग हुआ क्यों एक्चुअली, क्योंकि इनको करनी थी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इसलिए मिक्स हो गया। देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन एटम 1 के साथ, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s1, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कार्बन था ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H2 हाइड्रोजन के साथ 1s1 के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक और इलेक्ट्रॉन तीसरे H3, इसके पास भी तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, क्या होगा 1s1 होगा उसका, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक देख सकते हो आप H4 है, इसका भी 1s1 ऑर्बिटल था, इसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है ये बताया था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके और एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ये मीथेन बनता है, ठीक है। तो इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन मैंने देखा तो क्या निकला, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे इनकी क्या हो गई मिक्सिंग, किसके लिए मिक्सिंग हो गई, इनको बॉन्डिंग बनानी थी हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ये आपस में मिक्स हो गए और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाके बॉन्ड बनाए, ठीक है, किसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, s और p के 3, ठीक है, s का 1 ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एक्चुअली में इसको देखते कैसे, देखो थोड़ा स्ट्रक्चरली भी हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे देखा जाता है। देखिए ये कार्बन है, कार्बन के ऑर्बिटल्स को कैसे दिखाते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये एक ऑर्बिटल्स, ये थोड़ा सा बलून वाला जो शेप होता है ना वैसे दिखाते हैं इसको, एक एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा, ये ऐसा होता है थोड़ा सा कार्बन का, देखिए ऐसा ऑर्बिटल्स होता है, ओके। अब क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है ना ये वाला है फर्स्ट वाला, इसको बोलेंगे sp3b, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको sp3, इसको भी sp3, इसको भी sp3, इसको भी sp3। तो ये चारों के चारों जो लिखे हैं ना ये क्या है, ये sp3 है, ये दूसरा वाला sp3 है, ये तीसरा वाला sp3 है, ठीक है, ये चौथा वाला sp3 है। तो ये इसके क्या है, मिक्सिंग वाले हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, बराबर। इनके पास सबके पास क्या क्या है, इनके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर है, ओके। अब ये सारे के सारे कार्बन के हो गए मिक्स वाले sp3 ऑर्बिटल। अभी आगे क्या होगा कि हाइड्रोजन बेचारा, उसका क्या था, उसका 1s1 क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 का मतलब पहला शेल, राइट, उसमें s सब शेल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये s जो होता है ना वो स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करता है s, ठीक है, ये पहला हाइड्रोजन का 1s1, ये इसको जाके चिपकेगा, इसको ऐसे जाके ओवरलैपिंग करेगा, इसको अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है। इस p का और s का sp ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाला p हो गया और ये s हो गया, sp ओवरलैपिंग, ये एक और एक, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये 1s1 हो गया, ये किसका है, हाइड्रोजन 1 का। अब दूसरा हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए देखते हैं, तो ये दूसरा हाइड्रोजन फिर इसके पास आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था, ये मतलब हाइड्रोजन 1s2 का हो गया, सॉरी सेकेंड हाइड्रोजन का हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था, ठीक है, इसके साथ भी हो गया। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 1s1, ये थर्ड हाइड्रोजन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से एक बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड ये वाला है, और ये जो नीचे वाला था ये वाला बॉन्ड है, और ऊपर वाला में भी एक हाइड्रोजन H4 आ जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लिख लो 1s1, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो CH4 का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। एक्चुअली हम लोग सीखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं ना, कौन से, एस में, पी में, डी में और एफ में, इसमें रहते हैं, राइट। तो इसमें रहेंगे तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका, कार्बन का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, उनमें क्या होंगी, ओवरलैपिंग होंगी या मिक्सिंग होंगी, और उनकी वजह से एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या बनता है, मीथेन, ये मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ यही तक ही रखते हैं, आगे भी और बहुत कुछ अपने को पढ़ना है, ठीक है। सो ऐसे ही आप एक एक लेक्चर इसका सीरीज का देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।